Hi guys, welcome back in Target Study Point. Myself हिमनजीत सिंह। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ MCQ टाइप का क्वेश्चन, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड स्टील ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ रिवेट होल इन टेंशन मेंबर्स यूजिंग रिवेट ऑफ डायमीटर मोर देन 25 मिलीमीटर विल बी इक्वल टू। तनाव सदस्य जिसमें 25 mm से अधिक व्यास के रिवेटों का प्रयोग किया गया हो तो रिवेट छिद्र का व्यास किसके बराबर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया हुआ है कि यदि रिवेट का डाया 25 mm से कम है तो ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट या रिवेट का जो डाया ऑफ रिवेट होल इज इक्वल टू नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट प्लस 1.5 mm। अगर 25 mm से कम है तो 1.5 mm प्लस कर देते हैं और 25 mm से ज़्यादा है तो 2 mm प्लस कर देते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 25 mm से अधिक है, ठीक है, मोर देन 25 mm। तो क्या हो जाएगा, तो जब डाया 25 mm से अधिक हो तब ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट या डाया ऑफ रिवेट होल बराबर डायमीटर ऑफ रिवेट प्लस 2 mm। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर रेड से सी वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, बट यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। आप लोग इसे ऑप्शन में बना लेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी, ठीक है। मैंने आपसे बताया हुआ है कि यदि फाई का वैल्यू 25 मिलीमीटर से कम है, लेस देन का इक्वल बना देता हूँ मैं, तो डी बराबर हो जाता है 5 प्लस 1.5 mm। और यदि फाई इज ग्रेटर देन 25 mm देन डाया ऑफ रिवेट इज इक्वल टू नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट प्लस 2 mm, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 25 mm से ज़्यादा दिया गया है तो 2 mm प्लस कर देंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द परमिसिबल लॉन्गिट्यूडिनल पिच इन अ रिवेटेड जॉइंट इन टेंशन इज। क्वेश्चन को समझिए पहले आप, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये है कि तनाव में रिवेटेड जॉइंट की अनुगेय प्रतिबल पिच क्या होती है। परमिसिबल लॉन्गिट्यूडिनल पिच, तो देखिए ये कोडल प्रोविज़न है, आप इसको याद कर लीजिए। 12T या 200 मिलीमीटर विच एवर इज लेस। 12T या 200 मिलीमीटर, इनमें से जो सबसे कम रहेगा वो वैल्यू हम लेके चलते हैं। ये टेंशन में बात की गई है। अगर टेंशन में है तो 12T या 200 mm, इनमें जो कम रहेगा वो लेके चलेंगे। और यही कंप्रेशन की बात अगर की जाती तो 12T के स्थान पे हम 16T ले लेते हैं, ठीक है। कितना ले लेंगे फिर, 16T या 200 मिलीमीटर। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस चीज़ को कि अगर क्वेश्चन आपका टेंशन मेंबर का आ जाए, तनाव में रिवेटेड या रिवेट जॉइंट की जो परमिसिबल होती है, यहाँ पर भी ऑप्शन गलत ही दे रखा है, 12T या 200 मिलीमीटर। ये भी गलत है ऑप्शन, यहाँ पे हमने ए पे लगा रखा है, जबकि सही चीज़ तो ये है कि 16T या 200 मिलीमीटर होता है टेंशन के लिए और कंप्रेशन के लिए होता है 12T या 200। तो इसको मैं करेक्ट यहाँ पे बताऊँगा आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, ठीक है। और मैं इस चीज़ को लिख भी दे रहा हूँ, अगर टेंशन की बात की जाएगी तो 16T या 200 मिलीमीटर, इनमें जो सबसे कम होता है उसको लेके चलते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, दोनों क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। और यही बात कंप्रेशन मेंबर की अगर की जाए तो कंप्रेशन मेंबर में 12T या 200 मिलीमीटर, इनमें जो सबसे कम होता है उसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, इससे आपके 2 क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द परमिसिबल लॉन्गिट्यूडनल पिच इन अ रिवेटेड ज्वाइंट इन टेंशन। वही सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 बार लिख गया था, एक्चुअल में वहाँ पर कंप्रेशन होना चाहिए था, तो उसके हिसाब से वो आंसर सही था, और यहाँ पर टेंशन दिया गया है। देखो सेम क्वेश्चन है, दोनों को ध्यान से देखिए आप। द परमिसिबल लॉन्गिट्यूडनल पिच इन अ रिवेटेड ज्वाइंट इन टेंशन, तो यहाँ पर 12T या 200 मिलीमीटर है। सेम क्वेश्चन अगले में भी लिखा हुआ है, बाई मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है, यदि यहाँ पे कंप्रेशन कर दिया जाए तो ऑप्शन ए ही सही रहेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे टेंशन के बजाय कंप्रेशन लिख दिया जाए तब आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है। कंप्रेशन के लिए कितना लेके चलते हैं, 12T या 200 मिलीमीटर। और अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ अगर, तो अगले क्वेश्चन में देखो टेंशन दिया गया है, तो टेंशन के लिए क्या लेके चलते हैं हम, टेंशन के लिए हम 16T लेके चलते हैं। तो 16T वाला देखो ऑप्शन करेक्ट है। तो वो बाई मिस्टेक वहाँ पे दोनों में टेंशन नहीं हो गया था, तो आप समझ ली गए होंगे इस चीज़ को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोड ऑन कनेक्शन इज नॉट इसेंट्रिक फॉर, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ज्वाइंट पर ऐसा कौन सा ज्वाइंट है जिस पर निम्नलिखित के लिए भार उत्केंद्रित नहीं होता है, मतलब इसेंट्रिक लोड नहीं लगता है। कौन सा केस में इसेंट्रिक लोड नहीं लगता है, लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट में हमेशा इसेंट्रिक लोड लगता है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। लैप ज्वाइंट क्या होता है, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। जब एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट को चढ़ा करके रखा जाता है और उसको रिवेट से जो कनेक्ट कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं लैप ज्वाइंट। ठीक है, तो पहले वाले प्लेट का एक्स एक्सिस और दूसरे वाले प्लेट का एक्स एक्सिस देखो अलग अलग लाइन से होके जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसेंट्रिक लोड लगेगा इस पर। लेकिन हमें ऑप्शन में क्या पूछा गया, इसेंट्रिक लोड जिसमें नहीं लगेगा। सिंगल कवर बट ज्वाइंट, इसमें भी इसेंट्रिक लोड ही लगेगा। सिंगल कवर बट ज्वाइंट क्या होता है, बट ज्वाइंट क्या होता है, जब 2 प्लेट को एक दूसरे से सटा करके ज्वाइंट किया जाता है उसे बट ज्वाइंट कहते हैं। जब केवल एक ही डायरेक्शन में एक ही तरफ कवर प्लेट लगा देते हैं तो इसे सिंगल कवर बट ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, एक रिवेट यहाँ लगा देंगे और दूसरी रिवेट यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए भाई, ये आपका दूसरा जो मैंने फिगर बनाया है ये सिंगल कवर बट ज्वाइंट है। अगला ऑप्शन है सी, डबल कवर बट ज्वाइंट। डबल का मतलब होता है कि दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड में कवर प्लेट लगा दिया गया है इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर जो लोड लगेगा ना वो इसेंट्रिक लोड नहीं लगेगा, तो केवल डबल कवर बट ज्वाइंट ऐसा केस है जिसमें इसेंट्रिक लोड नहीं लगता है, क्योंकि इसका वाई एक्सिस यहाँ पर हो जाएगा और एक्स एक्सिस बीच में से हो जाएगा, तो एक्सियल लोड लगने लगता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है द ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट इज द डायमीटर ऑफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। द ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट, कह रहा है कि रिवेट का ग्रॉस डायमीटर क्या होता है। देखिए 2 डाया होता है, एक होता है नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, एक होता है ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। तो नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट क्या होता है, जो नॉर्मल रिवेट का डाया होता है जो कि हमें बाजार में जिस डाया से मिलता है वो तो हो गया नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट क्या होता है, जब हम रिवेट को 2 प्लेटों को ज्वाइंट करने के लिए उन प्लेटों में पहले होल करते हैं, होल करने के बाद हम वहाँ पे रिवेट को ले जाके लगा देते हैं, तो जो होल होता है जो उसका डायामीटर होता है वही कहलाता है ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। ठीक है, अगर कहीं पर ऑप्शन में आपको रिवेट होल का डाया मिल रहा है तो आप क्या काम करेंगे, उसी पे टिक कर देंगे। जैसे पहला ऑप्शन है ना इसमें, तो आप यहीं पे टिक कर देंगे। आप कहेंगे कि मैंने तो आपसे भी बताया था कि ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट क्या होता है, जो रिवेट होल का डाया होता है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है। दूसरा ऑप्शन को देखिए, रिवेट मेजर्ड बिफोर ड्राइविंग। रिवेट को लगाने से पहले जो डाया है, नहीं उससे तो नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट बोलते हैं। रिवेट मेजर्ड आफ्टर ड्राइविंग, रिवेट को लगाने के बाद जो डाया होता है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। यानी रिवेट को लगा दिया गया है, रिवेट को पहले लगा दिया गया है,
ठीक है। तो लगाने के बाद जो रिवेट की माप होती है ना, वो कहते हैं ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। तो अगर यहाँ पर रिवेट होल भी ऑप्शन में दिया गया है और रिवेट मेजर्ड आफ्टर ड्राइविंग भी ऑप्शन में दिया गया है, तो आप रिवेट मेजर्ड आफ्टर ड्राइविंग पे ही ऑप्शन क्लिक करेंगे, उस पर टिक लगाएंगे। यानी लगाने के बाद जो रिवेट की माप होती है वही कहलाता है सकल व्यास ऑफ रिवेट, यानी रिवेट का सकल व्यास। ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि देखो रिवेट का जो सकल व्यास होता है, ठीक है, उसके नॉमिनल डाया से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि रिवेट का जो होल होता है कुछ बड़ा रखा जाता है ताकि उसमें रिवेट जो है उस होल में आसानी से जा सके। ठीक है, इसलिए ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट से ज़्यादा लेके चलते हैं। एज पर IS specifications which of the following physical properties of structural steel is taken irrespective of its grade। भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार संरचनात्मक स्टील के किस भौतिक गुण को उसके ग्रेड की तुलना में अधिक मान दिया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि IS यानी इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो स्टील होता है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो भौतिक गुण होता है, उसके ग्रेड की तुलना में स्टील का एक यूनिट मास ऑफ स्टील, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, इन सभी बातों पर उसको महत्व दिया जाता है। यानी कि ऑप्शन ऊपर ABC तीनों करेक्ट है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, तो इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टील का जो पॉइजन रेशियो होता है वो 0.25 से लेके 0.33 होता है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। ठीक है, अगला, व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीजेज इट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, 4 से 8 भी पूछा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। हिंदी में समझिए, इस्पात में कार्बन के प्रतिशत की वृद्धि के साथ साथ क्या घटती है? यानी कि अगर स्टील में कार्बन की परसेंटेज बढ़ा दिया जाए तो नीचे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से ऐसा कौन सा है जो घटती है? डक्टिलिटी। हमेशा ध्यान दीजिएगा, डक्टिलिटी माने होता है तन्यता। तन्यता उसकी हमेशा कम हो जाती है। अगर कभी भी स्टील में कार्बन की परसेंटेज बढ़ा दिया जाए तो उसकी तन्यता, उसकी डक्टिलिटी कम होने लगती है। इस चीज़ को बहुत माइंड में आप सेट करके रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कार्बन की मात्रा बढ़ा दिया जाए किसी भी स्टील में तो उसकी डक्टिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी डक्टिलिटी जो है कम होने लगती है, घटने लगती है। ठीक है, स्टील जो होता है आयरन और कार्बन का एक मिश्र धातु से बना हुआ होता है। जो प्योर आयरन होता है, शुद्ध लोहा होता है, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। स्टील में कार्बन की मात्रा हमेशा 1.5% तक होती है। यह कार्बन स्वतंत्र रूप से न होकर सीमेंटाइन रूप में होती है। यदि स्टील में इसकी परसेंटेज अधिक कर दिया जाए तो यह ब्रिटलनेस होने लगता है। अगर कार्बन की मात्रा बढ़ा देंगे, तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कार्बन की मात्रा बढ़ा देंगे, उसकी ब्रिटलनेस क्या होगी, उसकी भंगुरता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी भंगुरता बढ़ती है। अगर कार्बन बढ़ेगा तो ब्रिटलनेस बढ़ेगा। ठीक है, अगर आयरन में निश्चित मात्रा में कार्बन मिला दिया जाए, ठीक है, अगर एक अच्छे मात्रा में मिला दिया जाए तो उसे आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। और अभी मैंने आपको बता दिया, स्टील में कार्बन की मात्रा अगर बढ़ाएंगे तो उसकी डक्टिलिटी क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ में भी कमी होने लगती है।
अब 3 टाइप के कार्बन के अकॉर्डिंग देखा जाए स्टील को 3 भागों में बांटा गया। एक होता है माइल्ड स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा 0.15% से लेकर 0.30% तक होती है। एक होता है मध्यम कार्बन इस्पात मीडियम कार्बन स्टील, इसमें कार्बन की मात्रा 0.25% से लेकर 0.7% तक होती है। एक होता है उच्च कार्बन इस्पात हाई कार्बन स्टील, इसमें कार्बन की मात्रा 0.70 से लेकर 1.5% तक होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट इज इक्वल टू, ठीक है, सिंगल रिवेट लैप ज्वाइंट के लिए फॉर्मूला पूछा गया है बियरिंग स्ट्रेंथ का, तो क्या होगा D इंटू टी इंटू एफ बी। आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तीनों फॉर्मूले का डिस्कशन कर देता हूँ। लैप ज्वाइंट के लिए, लैप ज्वाइंट में जब सिंगल रिवेट लगा हुआ हो तो इससे कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं, आप तीनों फॉर्मूले देख लीजिए सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट के लिए। एक होता है आपका शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, इसका फॉर्मूला होता है P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी, जहाँ P क्या है पिच है, D क्या है ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, T क्या है थिकनेस ऑफ प्लेट, FT क्या है शियर स्ट्रेस। सॉरी ये शियर स्ट्रेस नहीं है आपका, ये टेंसाइल स्ट्रेस है, सॉरी ये टेंसाइल स्ट्रेस है, ठीक है। शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस। वहाँ पर एफ टी टेंसाइल स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेस था, यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे तो एफ एस शियर स्ट्रेस हो जाएगा। और तीसरा बियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है डी इंटू टी इंटू एफ बी। ये 3 फॉर्मूले हैं, आप इन तीनों को याद कर लीजिए। इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड टी बार आर डिनोटेड एज, एक इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड टी बार को किससे डिनोट किया जाता है, आप इसको रट लीजिए, ISST है, ISST, ठीक है। गलत नहीं करेंगे आप लोग कि लॉन्ग लेग्ड लिखा है तो ISLT पे टिक कर दिए, आधा बच्चा ऐसे ही गलती करेगा, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल लॉन्ग लेग्ड टी बार को हमेशा ISST के रूप में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द पॉइजन रेशियो ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज यूजुअली अज्यूम टू बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रटने वाला है। ये पूछ रहा है कि भारत मानक के अनुसार संरचनात्मक स्टील का पॉइजन अनुपात आमतौर पे कितना लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि संरचनात्मक इस्पात यानी स्ट्रक्चरल स्टील के लिए इसकी जो मात्रा होती है कितना होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लेंगे, 0.286। अब यहाँ पर ऑप्शन में 0.286 नहीं दिया गया है तो 0.300 दिया गया है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। आपसे पूछा जाए कि किसका पॉइजन रेशियो 0 होता है तो आप कह सकते हैं कार्क का पॉइजन रेशियो कितना होता है 0, रबर का कितना होता है 0.5, और कोई भी इलास्टिक मटेरियल है, कोई धातु है तो उसका कितना होता है 0.25 से लेके 0.42। कंक्रीट की पॉइजन रेशियो कितनी होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 0.1 से लेके 0.2 तक होता है, याद रखेंगे आप इस चीज को। थिकनेस ऑफ कवर प्लेट इज, देखो ये सीधे सीधे फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है कि क्या होता है कवर प्लेट का थिकनेस निकालने का फॉर्मूला। थिकनेस ऑफ कवर प्लेट 5/8 इंटू टी, T1 बराबर क्या होता है 5/8 इंटू टी, रट लीजिए इसको आप। रिवेट वैल्यू इज इक्वल टू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, रिवेट वैल्यू क्या होता है, तो देखिए रिवेट वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 वैल्यू चाहिए, एक शियर स्ट्रेंथ चाहिए जिसका फॉर्मूला π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस है शियर स्ट्रेंथ, और दूसरा बियरिंग स्ट्रेंथ चाहिए D इंटू टी इंटू एफ बी बियरिंग स्ट्रेंथ। इन दोनों में जो सबसे कम वैल्यू होता है वही कहलाता है रिवेट वैल्यू,
ठीक है। रिवेट वैल्यू क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियरिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग, इन दोनों में जो सबसे कम रहेगा वही होगा। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट हॉट रोल्ड इंडियन स्टैंडर्ड सेक्शन फॉर स्टील गर्डर। हॉट रोल्ड इंडियन स्टैंडर्ड सेक्शन फॉर स्टील गर्डर के लिए क्या कोड यूज किया गया है? किस नाम से डिनोट किया जाता है? ISMB। याद रखेंगे, बच्चे ऐसे क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं, बट आप गलत नहीं करेंगे। ISMB, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। अगला क्वेश्चन है, गेज लेंथ ऑफ स्टील स्पेसिमेन एज पर कोडल प्रोविजन। रट लीजिए 5.65 अंडरवुड A0, वेयर A0 इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन। प्रतिदर्श की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये A0, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 5.65 अंडरवुड A0। अगला क्वेश्चन, when two plates are placed end to end and are joined by cover plates, the joint is known as। कह रहा है कि दो प्लेट हैं जिनके किनारे, दोनों किनारों को सटा करके रखा गया है और उसे कवर प्लेट लगा करके ज्वाइंट किया गया है, तो कौन सा ज्वाइंट होगा? पहला ऑप्शन है लैप ज्वाइंट। देखिए लैप ज्वाइंट में कभी भी कवर प्लेट नहीं यूज किया जाता है। दूसरा है बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट में कवर प्लेट का यूज हमेशा किया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर एक ऑप्शन लास्ट में देखिए और है, डबल कवर बट ज्वाइंट। डबल का नाम ले लिया गया है, तो डबल, अब यहाँ पर ऐसा तो कहा नहीं कि सिंगल कवर यूज किया गया है, कि डबल कवर यूज किया गया है, इसलिए हम इस पॉइंट को नहीं ध्यान में रखेंगे। हम केवल ये देखेंगे कौन सा ज्वाइंट है, तो बट ज्वाइंट है आपका ये। According to IS 800 1984, what is the permissible bending stress in steel slab plate? याद कर लीजिए 1890 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी सही है। हिंदी में बताना चाहूँगा, IS 800-1984 के अनुसार स्टील स्लैब प्लेट में स्वीकार्य नमन प्रतिबल कितना होता है? 1890 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट इज इक्वल टू, एफिशिएंसी पूछा है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया है, याद कर लीजिए। रिवेट का एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट into 100. Option C is correct. Which of the following statement is incorrect about the design of riveted joint? रिवेट ज्वाइंट के डिजाइन में कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है उसको टिक कीजिए। स्ट्रेस इन प्लेट इन यूनिफॉर्म। देखिए यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। जितने भी पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं और भी इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसकी भी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है? इसमें मैंने लिखा डी गलत है, बाकी सब सही है। क्या क्या ऑप्शन में सही हो सकता है, ध्यान से समझिए। आपको 6 पॉइंट में बोलूँगा, 6 पॉइंट वो करेक्ट होगा, ठीक है। 6 पॉइंट में बोलूँगा, 6 के 6 पॉइंट वो करेक्ट होगा। पहला पॉइंट ध्यान से समझिए, एक रिवेट ज्वाइंट के लिए क्या कंडीशन है, ध्यान से समझेंगे। रिवेट में फ्रिक्शन नहीं होता है, हम फ्रिक्शन पे विचार नहीं करते हैं। पहला पॉइंट, फ्रिक्शन पे विचार हम करते ही नहीं है कभी भी। रिवेट के डिज़ाइन में हम फ्रिक्शन पे विचार नहीं करते, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट है, प्लेट में एक यूडियल यानी एक यूनिफॉर्मली स्ट्रेस मान के चलते हैं। मानते हैं कि हम उस पूरे प्लेट में एक इक्वल यूनिफॉर्मली के रूप से, समान रूप से प्रतिबल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली स्ट्रेस लगा हुआ है।
तीसरी पॉइंट है, रिवेट में बेंडिंग मूवमेंट को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता है। ये नहीं मान के चलते हैं कितना बेंडिंग मूवमेंट लगा हुआ है। जैसे फ्रिक्शन को हम कंसीडर नहीं करते, वैसे बेंडिंग मूवमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट है, डिजाइन में हमेशा रिवेट का सकल व्यास लिया जाता है, यानी ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट यूज किया जाता है। ज्वाइंट पर आने वाले भार सभी रिवेट पर एक समान रूप से बटा हुआ होता है, समवितरित भार माना जाता है। लास्ट पॉइंट, डिजाइन में जो पिच होता है, पिच लंबाई को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। स्ट्रेस इन प्लेट इन यूनिफॉर्म, प्लेट के पूरे लंबाई में उसमें जो स्ट्रेस होता है यूनिफॉर्म होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। रिवेट आर एज्यूम्ड टू बी स्ट्रेस्ड इक्वली, रिवेट पर एक बराबर स्ट्रेस माना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। बियरिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म बिटवीन प्लेट एंड रिवेट, प्लेट और रिवेट के बीच जो बियरिंग स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्म होती है, समवितरित होती है, समान रूप से होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट इज टू बी कंसीडर्ड, फ्रिक्शन प्लेट में कंसीडर किया जाता है, यही गलत है, कभी भी फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया जाता है। एज पर IS 800 1984 व्हाट इज द एक्सियल टेंशन फॉर माइल्ड स्टील पावर ड्रिवन रिवेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 के 6 क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा आपको। देखिए, एक दो टाइप के रिवेट यूज किए जाते हैं, एक होता है पावर ड्रिवन शॉप रिवेट और एक होता है हैंड ड्रिवन शॉप रिवेट। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा पावर ड्रिवन शॉप रिवेट का। ठीक है, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, इसके फॉर्मूले बता दे रहा हूं, ध्यान समझिए। पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, इसकी बात करूंगा। ठीक है, यहां पर जो एक्सियल टेंशन होता है 100 MPa लेके चलते हैं, जो शियर स्ट्रेस होता है वो भी 100 MPa मेगा पास्कल लेके चलते हैं, जो बियरिंग होता है वो 300 मेगा पास्कल लेके चलते हैं। ये बात हो गई पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, 100 300 याद कर लीजिए। अगर हैंड ड्रिवन शॉप रिवेट की बात किया जाए, हैंड के लिए हैंड ड्रिवन शॉप रिवेट की बात की जाए, यानी हस्तचलित शॉप रिवेट 80 80 250 याद कीजिए, 80 80 250। 80 होता है टेंशन मतलब एक्सियल टेंशन, फिर 80 होता है शियर और फिर 250 जो होता है वो बियरिंग स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो यहां से 6 क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन आर मेड इन द डिजाइन ऑफ रिवेट, रिवेट ज्वाइंट के लिए कौन कौन से अजम्पशन हैं, कौन कौन से अजम्पशन बनाए गए हैं। ठीक है, हमें बताइए आप। पहला पॉइंट, रिवेट आर स्ट्रेस्ड इक्वली, रिवेट पर स्ट्रेस इक्वली होता है, यूनिफॉर्म होता है, बिल्कुल करेक्ट है, एजम्पशन बनाया गया है ये। स्ट्रेस इन प्लेट इज मैक्सिमम एट मिड विथ, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। प्लेट में जो स्ट्रेस होता है वो मिड पे उसके जो मिड ब्रिथ में मैक्सिमम होता है। ठीक है, यानी प्लेट के मध्य भाग में प्रतिबल सार्वजनिक हमेशा सर्वाधिक ज़्यादा होता है। रिवेट होल इज कंप्लीटली फिल्ड बाय रिवेट, रिवेट छिद्र पूरी तरह से रिवेट से भरा हुआ होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज नेग्लेक्टेड, जो फ्रिक्शन होता है प्लेट में वो निगलेक्ट किया जाता है, बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है आपका, ये 4 पॉइंट जो दिए गए ये ऑप्शन नहीं है, ये चारों पॉइंट आपके ऑप्शन नहीं है, ये चारों आपके क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, ये डी पे जो टिक किया गया ये गलत टिक किया गया है, ये क्वेश्चन के साथ 4 कंडीशन दिए गए हैं एजम्पशन। अब आगे ये कह रहा है ऑप्शन, अब मैं बोल दे रहा हूं आपको ऐसे। पहला ऑप्शन है ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, केवल ए सही है, नहीं ऐसी बात तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन में है, कह रहा है कि ए एंड सी सही है, ऑप्शन ए और सी सही है, क्यों भाई बी, क्यों डी भी तो सही है,
डी भी तो सही है, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया, गलत है। ऑप्शन सी बी एंड डी, केवल बी एंड डी सही है? नहीं भाई, ए भी तो करेक्ट है, ये भी ऑप्शन गलत है। लास्ट में डी ऑप्शन दिया गया है, ए सी एंड डी, ए सी एंड डी, तो पहला ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। देखो बी पे मैंने उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, मैंने अभी बोल दिया था कि एजम्पशन है, नहीं, स्ट्रेस इन प्लेट इज मैक्सिमम एट मिड विथ, प्लेट के मध्य भाग में प्रतिबल सर्वाधिक होता है, ऐसा एजम्पशन में नहीं कहा गया है। तो ऑप्शन बी वाला तो सही नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए, सी और डी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए फिर मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।